नमस्कार दोस्तों, एमएएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे मेरे भाई। तो और आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों आज मैं करीबन 4 से 6 दिन बाद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि मतलब इन वीडियो तो अपलोड होते थे कि मतलब अपडेटेड, लेकिन जो है लास्ट रिलेटिव पढ़ाई से रिलेटिव करीबन 1 हफ्ते हो गए नहीं मैंने किया, क्योंकि नोट्स तैयार कर रहा था और आप लोग को देना भी था हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इस कारण मेरे भाई और दिक्कत हो रही थी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसको करवाना था, क्योंकि अब आप लोग का पेपर भी आने वाला। बहुत से जगह जो आप लोग का इंटरनल भी चालू हो गया है और इंटरनल भी यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग को जानना है कि 4 क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन उसका जवाब देना होगा आपको इंटरनल में भी, जहाँ की मतलब जैसे जैसी व्यवस्था है, मतलब सिंपल ऐसे ही रहता है। तो आप लोग जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है इंटरनल की जो है, उसमें से क्वेश्चन जो है आप लोग के जो है एक्सटर्नल में भी पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है। और फाइल भी आपको तैयार करना होगा, हो सके मटेरियल नहीं मिल रहा हो, नहीं दिक्कत हो रही होगी, प्रॉब्लम हो रही होगी, नहीं मिलता है भाई। तो आज हम लोग देखते हैं कि मेरे भाई आप लॉ टॉट आप लोग का फर्स्ट पेपर है, आप लोग को जूरिस्प्रूडेंस अब की बार नहीं है। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर जूरिस्प्रूडेंस, तो मैं मेरे भाई वादा किया हूँ आप लोग को करवा दो। जूरिस्प्रूडेंस अब की बार नहीं है, आप लोग इसी वक्त से जान लीजिए। मेरे पास मैसेज आया करीबन 2-4 लोगों का कि सर जूरिस्प्रूडेंस का नोट शेयर कर दीजिए और कैसे क्या होना चाहिए, कैसे नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो जूरिस्प्रूडेंस नहीं है मेरे भाई। अब आपकी बार आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था, पूरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब की बार सिलेबस आप लोग का चेंज हुआ है। जो अब जो है आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ें तब से ही सिलेबस एनईपी के द्वारा ही आप लोग को करवाया जा रहा है एग्ज़ाम। इस कारण जो है सिलेबस चेंज हो चुके हैं। नहीं तो पहले बार क्या बात था, पहले था जूरिस्प्रूडेंस दोनों सब उसमें था, इसलिए सब बहुत लोग कन्फ्यूज हैं। लोगों को बताया नहीं पता, गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत लोग बता देते हैं। तो ऐसा नहीं मेरे भाई, अगर सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे साथ जुड़िए। आप लोग को लॉ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए और किसी भी क्षेत्र में किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटिव कुछ भी चाहिए मेरे भाई, मुझसे जुड़िए और लीजिए अपना भाई। तो चलिए मैं आप लोग को बताऊंगा मेरे भाई। ये आप लोग के 3rd यूनिट में आप लोग के जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेरे पास सिलेबस है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी में हो सके मतलब हाई यही चीज़ एग्जैक्ट होगा, लेकिन जो है हो सके यूनिट बदल दिया गया हो आप लोग को। नहीं तो 3rd यूनिट में मेरे भाई 2nd यूनिट का भी मैं कई पार्ट, देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि सर पहले बाद वाला क्यों पढ़ा देते। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई लोग ये क्वेश्चन आ गया था करीबन 2-3 लोगों का, तो असाइनमेंट से रिलेटिव, तो इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है पहले ही से। नहीं तो मैं आप लोगों को जो है शुरू से पढ़ाता, मैंने दिया है। मतलब आप वीडियो आते ही रहेंगे, आप डेली आते रहेंगे, क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम लगती है मेरे भाई। पढ़ना पड़ता है 2-3-4 बुक अच्छे से एकदम क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि कहीं गलती ना हो, कहीं मिस्टेक ना हो, कहीं क्या ना हो। जान रहे 6 सब्जेक्ट का नोट्स तो बहुत टाइम लगता है, जान रहे अपने आप को कैसे देता हूँ। और अदर भी चीज़ें पढ़ाना उड़ाना रहता है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाती, थोड़ा बहुत दिक्कत है। तो फिर भी मेरे भाई वादा किया हूँ तो वादा निभाऊंगा, जान लीजिए। मतलब मैं बहुत वादा का बहुत पक्का हूँ यार, वादा किया है तो भूल ना जाना, ये है। तो आप लोग हम देखेंगे कि देखिए मलेशियस जो है प्रोसिक्यूशन जो है विद भेषपूर्ण अभियोजन, इसे हम लोग कहते हैं। अब इसका नाम हम तो हिंदी में पहली बार सुने, हिंदी में मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं समझ ही नहीं पाया। मैं इंग्लिश में तब देखा तो इंग्लिश इसका मतलब समझा। तो इसका मतलब क्या होता है इसको, तो देखिए एकदम फुल क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर रहे हो एकदम अच्छे से। आप लोग को एक बार खाली इसे रीड कर लीजिए तो याद हो जाए, क्योंकि मैं ऐसे समझा दिया, समझाने की ज़रूरत ही है। चलिए देखता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको समझा दूंगा। देखिए विद्वेषपूर्ण अभियोजन ऐसे अपकृत को कहते हैं जिसमें किसी जो है व्यक्ति के देखिए विरुद्ध कुछ ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब जान किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है जो बिना किसी आधार और बिना किसी विधिक कारण होती है। यह विद्वेष गलत उद्देश्य, मतलब विद्वेष का मतलब होता है गलत उद्देश्य, गलत ढंग से किसी काम को करना से प्रारंभ की हो जाती है, और इस अभियोजन का अंत व्यक्ति को न्यायालय द्वारा निर्दोष साबित करके किया जाता है। यह है मेरे भाई, मतलब गलत ढंग से आप किसी पे जो है सिंपल तरीके से सुनिए। ये तो आप लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मेरे तरीके से सुनिए कि सिंपल सा मतलब है कि गलत उद्देश्य से आप लोग, गलत ढंग से आप लोग किसी को जो है, आप जो है कोई भी काम कर रहे हैं उसके प्रति जो है गलत ढंग से, गलत इंटेंशन है आपका, तो क्या होगा, न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय वास्तव में जो है जो सही रहेगा उसी के खिलाफ आएगा। ऐसा तो नहीं गलत के सामने आएगा, गलत के साथ रहेगा, तो जो सही रहेगा वही के साथ आएगा। तो वही कह रहा है कि इसमें न्यायालय द्वारा जो निर्दोष साबित करके उसे पूरी तरह जो है ख़त्म कर दिया जाए, तभी उसे माना जाता है। चलिए आगे देखिए, विद्वेषपूर्ण अभियोजन की आवश्यकता तो क्या है, तो एक जान लीजिए मेरे भाई। एसेंशियल एलिमेंट आप लोग देखिए मलेशियस और जो है प्रोसिक्यूशन। हाँ, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि विद्वेष अभियोजन के वाद में वादी द्वारा बहुत सी शर्तें सिद्ध करना आवश्यक है। बहुत सी शर्त इसको सिद्ध करना पड़ेगा, तभी आपको जो है पूरी तरह आज़ादी मिलेगी न्यायालय में, ये कहा गया। जैसे प्रतिवादी द्वारा आपराधिक कार्रवाई करना, ऐसा करने में प्रतिवादी के पास युक्त कारण नहीं
था। प्रतिवादी ने विद्वेष के कारण ऐसा किया था और आपराधिक कार्रवाई का अंत वादी के पक्ष में हुआ था। इसके आवश्यक तत्व निम्न हैं मेरे भाई, इसके आवश्यक तत्व निम्न है। देखिए अब हम लोग देखेंगे, करीबन 4-6 है, लेकिन मैं 4-6 करीबन 8-10 है, लेकिन मैं 4-6 ही निकाल करके उसको लिखवाया, क्योंकि मैं बनाया हूँ। इंपॉर्टेंट जो हो यार, ज़रूरी नहीं है कि 8 पेज में भरना। 4 पेज आप लोग के बहुत बड़ा चीज़ है, 4 पेज बहुत है। देखिए इसमें क्या कहा गया है। पहला नंबर है प्रतिवादी द्वारा आपराधिक आरोप का अभियोजन। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रतिवादी द्वारा आपराधिक आरोप लगाकर वादी को विरुद्ध अभियोजन चलाया जाता है और न्यायालय द्वारा वादी को निर्दोष साबित किया जाता है। ये कहा गया कोई कार्रवाई तभी अभियोजन कहला सकता है या सकती है जब किसी न्यायिक अधिकारी को शिकायत करके विधि को गति में लाया जाए, परंतु यह नहीं कहलाएगा। मतलब इसका मतलब यह है कि कोई भी कार्रवाई करके, मतलब जब तक वही कहा गया कि आपके पास जब भाई कोई आपके पास बिजनेस है, भाई दुकान कुछ भी खोले, तब तक आप लोग के पास ग्राहक नहीं आ रहा, जब तक आप लोग कैसे एक्टिव हो करेंगे ही ना काम। 2 आ रहा 3 आ रहा, एक काम करके सो जाओ। अब बैंक है, बैंक मैनेजर जो कोई भी हो, अगर बैंक में जब ग्राहक जाते हैं, जब मतलब पैसा निकालने वाले सब लोग जाते हैं, जब वह जाते हैं सब लोग, तभी वहाँ बैंक तो वो लोग अपना काम और रनिंग से करते हैं, नहीं तो आप लोग एकदम सुस्त होकर करते हैं। ऐसा सिंपल सा मतलब आप लोग समझ सकते हैं। परंतु यह नियम अर्थ न्यायिक पदाधिकारी, क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी या सरकारी अधिकारी गवर्नमेंट अथॉरिटी के आदेश पर लागू होता है। ये जान लीजिए, ये नियम जब गवर्नमेंट करती है तभी लागू होता है, नहीं तो वो लोग भी है अपने, जब गवर्नमेंट टाइट होगी तब सब लोग टाइट होंगे। तो नंबर 2 है आप लोग कार्रवाई का अंतवादी को निर्दोष बनाना। जो मेरे भाई ये इसमें कहा गया है टर्मिनेशन ऑफ जो है प्रोसीडिंग इन जो है फेवर ऑफ द प्लेंटिफिट। व्यक्ति को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियोजन का अंत वादी के पक्ष में हुआ था। ये जान लीजिए, सिंपल सा मतलब, ये बहुत मतलब ये बहुत अंतर बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा जो है ये एसेंशियल एलिमेंट है। अभियोजन का अंत वादी के पक्ष में होना चाहिए, ये कहा गया। विद्वेषपूर्ण आशय जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, वादी को यह भी सिद्ध करना होगा कि अभियोजन विद्वेष से किया है। ये जान लीजिए, सिंपल सा मतलब, केवल जानबूझकर अभियोजन करना ही विद्वेष नहीं है, बल्कि यह भी सिद्ध करना होगा कि उसका उद्देश्य बुरा करना या करने या नुकसान पहुंचाने का भी था। ये चीज़ें होना चाहिए। नंबर 4 है युक्त तथा संभावित करने की जो अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ जो है रीजनेबल एंड जो है प्रॉब्लम केसेस कहा गया है। यह सिद्ध करने का भार वादी पर होता है कि जो है प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन युक्त और संभावित कारण के बिना किया था। युक्त तथा संभावित कारण का अर्थ है कि युक्त के आधार पर एक सच्चा विश्वास की कार्रवाई न्यायिक या न्यायिक रूप से उचित है, ये कहा गया। नुकसान देखिए मेरे भाई, डैमेज, अंत में वादी द्वारा यह सिद्ध करना आवश्यक है कि इस अभियोजन से नुकसान हुआ है। साबिले वर्सेस जो है रॉबर्ट्स के केस में देखिए क्या गया। वाद में निर्णय दिया गया कि नुकसान 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, मनुष्य की ख्याति को नुकसान, मनुष्य के शरीर को नुकसान व मनुष्य की जो है संपत्ति को नुकसान। 3 चीज़ें पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नुकसानी प्रदान करते समय न्यायालय निम्न बातों का ध्यान रखता है, ये जान लीजिए कौन कौन सी। नंबर 1 है आप लोग, वादी पर लगाया गया जो है अपराध को प्रकृति। नंबर 2 है वादी को अभियोजन के लिए जो है असुविधा। नंबर 3 है आप लोग को धन रूपी क्षति। नंबर 4 है अभियोजित व्यक्ति की है जो हैसियत तथा स्थिति, ये कहा गया। अगला देखिए अवैध कैद तथा विद्वेषपूर्ण अभियोजनों में अंतर देखिए। अवैध कैद क्या है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, बिना किसी कानूनी कारण किसी व्यक्ति को कैद करना अवैध होता है, सही बात। नंबर इसमें देखिए पहला देख लिया, यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कानूनी न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप होती है तो अवैध कैद नहीं होगी, परंतु जो है विद्वेषपूर्ण अभियोजन हो सकता है, ये कहा गया। अगला देखिए इसमें अवैध कैद के मामले में वादी को अपनी कैद को अवैध सिद्ध करना होता है। इसमें कहा गया दूसरा नंबर, विद्वेषपूर्ण अभियोजन के से वादी को सिद्ध करना होता है कि वह प्रतिवादी द्वारा उसे अभियोजित किया गया और अभियोजन का अंत वादी के पक्ष जो में हुआ है कि नहीं हुआ, इसके बारे में। नंबर 3 है शारीरिक रूप से किसी को एक जगह रोकना अवैध कैद का एक आवश्यक तत्व है। इसमें कहा गया है नंबर 3 अभियोजन चलाने के लिए कोई युक्ति तथा संभावित कारण नहीं है मेरे भाई। ये चीज़ें हैं मेरे भाई, तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा इसके एसेंशियल एलिमेंट और डिफरेंस भी कि क्या है क्या नहीं है।
सब चीज़ें मेरे भाई एक बार मैं ऐसे सर्च कर दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं, बस एक बार कहीं प्रिंट करना आ जाए, क्योंकि मैं वैसे बना दिया हूँ। आप लोग बुक में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, कहीं नहीं पाएंगे, पूरा यूट्यूब छान लीजिए चाहे जो। तो बस मेरे भाई आज के वीडियो में तक, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और जैसे ही आप लोग को बस अब अपडेटेड आएगी, और अब आप लोग को खाली पढ़ाना है मेरे भाई, सब नोट्स बन के तैयार